ये पिछली 2 क्लासेस हुई थी, उनमें हमने डीबीएमएस के बारे में पढ़ा था कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, उनके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, फाइल सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया था। आज आगे पढ़ेंगे और आज की क्लास का टॉपिक होगा हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, क्या होगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी RDBMS के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि RDBMS क्या होता है और RDBMS को कैसे यूज़ करना। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जो आज की क्लास हम करने जा रहे हैं, आज RDBMS क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर RDBMS की कुछ कीज़ होती हैं जिसके बेस पे वो काम करता है, कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से हम RDBMS को यूज़ करेंगे, तो वो भी प्रैक्टिकली चीज़ें भी समझना शुरू करेंगे। तो RDBMS जो है, RDBMS, ठीक है, इसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है बेटा, क्या है इसका मतलब? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे हमने आपसे बात करी थी पहले भी डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं। ये डेटाबेस मॉडल भी होते हैं, उनके बेस में आपके सिलेबस में डेटाबेस मॉडल के बारे में भी है। मॉडल मतलब एक तरीका होता है, ठीक है, जिसके थ्रू एक तरीका, लॉजिक, आप कुछ भी कह सकते हैं इस तरह से, जिसके थ्रू हम जो है अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको मॉडल बोलते हैं। ठीक है, और कौन है? अच्छा, तो बेटा उनमें से हमारे पास रिलेशनल मॉडल है। रिलेशनल मॉडल के बेस पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। ये किस मॉडल पे काम करता है? इस मॉडल को बोलते हैं हम रिलेशनल मॉडल। ठीक है, रिलेशनल मॉडल पे RDBMS काम करता है, इस पे बेस होता है। मॉडल हमारे पास डेटाबेस के बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे नेटवर्क मॉडल होता है, हायरार्किकल मॉडल होता है, ER मॉडल होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, और रिलेशनल मॉडल होता है। ठीक है, तो मॉडल हमने पहले बात करी थी डेटाबेस के टाइप के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली जो RDBMS है, ये रिलेशनल मॉडल पे आपके सिलेबस के अंदर जो दिया हुआ है उसमें हमारे पास एक रिलेशनल मॉडल दिया हुआ है, दूसरा हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा है। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, ये दो चीज़ें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, रिलेशनल मॉडल और रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल मॉडल के बेस पे ही हमारे पास ये होता है। आप ठीक है, हम ये वाला डेटाबेस कॉन्सेप्ट वाली चीज़ पढ़ रहे थे, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था डेटाबेस का, हमने डिफरेंस पढ़ा डेटाबेस और फाइल सिस्टम में। आगे ये रिलेशनल डेटा है, रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, आपके सिलेबस में रिलेशनल डेटा मॉडल है, इनके अंदर कॉन्सेप्ट होता है डोमेन का, टपल का, रिलेशनल, और एक रिलेशनल अलजेब्रा। तो ये दो चीज़ें पढ़नी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मॉडल तो हमारे पास नेटवर्क मॉडल भी होता है, हायरार्किकल मॉडल भी होता है, ER मॉडल भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में रिलेशनल मॉडल है। ठीक है, आपने सिलेबस में देखा, इसमें लिखा है रिलेशनल डेटा मॉडल, इसको शॉर्ट में रिलेशनल मॉडल भी बोल देते हैं। ठीक है, और इस रिलेशनल मॉडल के बेस पे ही RDBMS काम करता है। तो अगर हम बाकी मॉडल की बात करें, बाकी मॉडल हमारे पास एक नेटवर्क मॉडल होता है, ठीक है, डेटाबेस का। एक हमारे पास होता है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल ग्राफ के बेस पे काम करता है, हायरार्किकल मॉडल ट्री के बेस पे काम करता है। एक होता है एंटिटी रिलेशनशिप, ER का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप, मॉडल। ठीक है, एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। एक है हमारे पास रिलेशनल मॉडल।
ये हमारे पास डेटाबेस के मॉडल है, ठीक है, डेटाबेस मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल क्या है, इनको अभी हम भूल जाते हैं थोड़ा, इनको बाद में देखो, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो रिलेशनल मॉडल के आएंगे मेनली। तो रिलेशनल मॉडल क्या होता है, अब इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो बेटा रिलेशनल मॉडल उस मॉडल को बोलते हैं जहाँ पर हम डेटा जो है डेटाबेस में टेबल की फॉर्म में रखते हैं। किस फॉर्म में रखते हैं, टेबल की फॉर्म में। जो डेटा है डेटा टेबल में स्टोर होगा, यानी डेटा स्टोर इन टेबल, टेबल की फॉर्म में हमें डेटा स्टोर करना होता है, ठीक है। अब जो रिलेशनल मॉडल होता है बेटा, इसके अंदर जो हमारे पास टेबल बनती है उनको क्या क्या बोलते हैं। जो टेबल होती है उस टेबल को क्या नाम होता है, कोई बताएगा टेबल को रिलेशनल मॉडल में क्या बोलते हैं। RDBMS के अंदर टेबल का क्या नाम होता है, नहीं पता किसी को। टेबल को बोलते हैं बेटा रिलेशन, ठीक है। रिलेशन का मतलब होता है टेबल। टेबल किस चीज से मिलकर बनी होती है, टेबल एंटिटीज से, किससे, एंटिटीज, एंटिटी। टेबल बनती है बेटा रो और कॉलम से, ठीक है। टेबल के अंदर क्या होती है, रो होती हैं और कॉलम होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको कोई भी टेबल बनानी, टेबल में सबसे पहले रो आएगी और रो के अंदर हमारे पास कॉलम होंगे। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे इनसे रिलेटेड ही पूछा जाता है एग्जाम में आपके, कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल को क्या बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं, कॉलम को क्या बोलते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो टेबल का नाम क्या है, रिलेशन। रो का नाम क्या होता है, कोई बताएगा। हाँ भाई बच्चों पढ़ सर लिया। टपल होता है। हाँ टपल होता है। और कॉलम का एट्रीब्यूट। तो रो जो है उसको हम बोलते हैं टपल, और कॉलम जो होता है इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। देखो टेबल तो आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, टेबल आप एक्सेल में बनाते हो, वर्ड में भी बनाते हो, लेकिन जो हमारे पास टेबल होती हैं RDBMS की, उन टेबल को हम रिलेशन बोलेंगे, रो को हम टपल बोलेंगे, कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। कुछ नॉर्मल डेटाबेस होते हैं जैसे फाइल सिस्टम वगैरह भी होते हैं, तो उनके अंदर जो है जो फाइल सिस्टम होते हैं वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, आपको पिछली क्लास में फाइल सिस्टम के बारे में बताया था कि एक फाइल सिस्टम होता है हमारे पास और एक हमारे पास डेटाबेस सिस्टम होता है। तो डेटाबेस सिस्टम में तो हम टेबल, रो, कॉलम या रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट बोलते हैं, लेकिन अगर हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे रिलेशन जो है वो फाइल से डिनोट करा जाता है। एक फाइल होती है, फाइल के अंदर जो है हमारे पास फील्ड बनते हैं, फील्ड से हमारे पास रो बनती है, ठीक है। जैसे आप अगर एक्सिस की बात करोगे, MS एक्सिस में कॉलम को फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, और फील्ड से मिलके बनते हैं रिकॉर्ड, तो इनको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। रिकॉर्ड से हमारे पास टेबल बनती है, टेबल से हमारे पास एक फाइल डेटाबेस की क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो देखो अगर एग्ज़ाम में फील्ड वर्ड आ जाए, एट्रीब्यूट आ जाए या कॉलम आ जाए, एक ही बात है, तीनों के एक जैसे ही नाम है, मतलब एक ही बात है इनका। एट्रीब्यूट बोल दो RDBMS में, नॉर्मल में कॉलम बोल देते हैं, फाइल सिस्टम में फील्ड बोल देते हैं। टपल का मतलब रो होता है या रिकॉर्ड होता है, ठीक है। टेबल मतलब रिलेशन या फाइल से डिनोट करी जाती है, फाइल सिस्टम में हम फाइल बोल देते हैं, ठीक है। RDBMS में रिलेशन, और नॉर्मल डेटाबेस में हम टेबल भी बात करते हैं, वैसे RDBMS में टेबल भी रहती है, ठीक है। RDBMS जब रिलेशनल की बात कर रहे हैं तो हम रिलेशन नाम देते हैं इसको, रिलेशन, टपल और एट्रीब्यूट। समझ में आया, टपल, फील्ड,
रिकॉर्ड, ठीक है, रिलेशन, एट्रीब्यूट और टपल, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। बताओ सबसे पहले क्या आएगा इनमें से? असेंडिंग का मतलब जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। टपल। टपल, अच्छा टपल नहीं आएगा बेटा, टपल से छोटा हमारे पास एट्रीब्यूट। देखो आपको बता देता हूँ, सबसे छोटा हमारे पास फील्ड लिख लो, या एट्रीब्यूट। फील्ड और एट्रीब्यूट तो एक ही लेवल पे काम कर रहे थे, तो आप फील्ड लिख लो या एट्रीब्यूट, कोई सा भी लिख सकते हो, पहले दूसरे पे कौन सा भी। तो फील्ड, फील्ड के बाद हमने जैसे मान लिया एट्रीब्यूट लिख लिया, ठीक है। उसके बाद टपल और रिकॉर्ड, ठीक है, जब यहाँ पे फील्ड लिखा तो उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड लिख लो, ठीक है। उसके बाद टपल, टपल, ठीक है। उसके बाद सर रिलेशन, रिलेशन, ठीक है। 2 2 4 2 6। हमने ये कैसे माना क्या नाम है कि जो कॉलम होता है वो छोटा होता है, रो बड़ी होती है, मतलब ये कैसे माना? हाँ, कॉलम छोटा होता है, कॉलम से मिलके रो बनती है, फील्ड से मिलके रिकॉर्ड बनता है। तो पहले फील्ड आ गया, फिर एट्रीब्यूट आ गया, तो उसके बाद रिकॉर्ड हमने लिख लिया, उसके बाद टपल हमने लिख लिया। टपल 2 बार लिखा गया था, ये हटा दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिलेशन आ गया। हाँ बेटा, तो कॉलम बन सकता है ना? क्या? रो से मिलते 3 रो लगाए तो उसका नहीं बेटा, जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ फील्ड, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, ठीक है। कैसे क्यों होता है कलेक्शन ऑफ फील्ड, या आप बोल सकते हो टपल जो होता है, टपल भी कलेक्शन ऑफ जो है एट्रीब्यूट होता है। क्यों होता है? अब देखो, जैसे मान लिया एक टेबल बना रहे हैं आप, ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है हमारे पास। इस टेबल में मान लिया आपने लिखा आईडी, नेम, एज, ये हमने यहाँ पे लिखे। आईडी में 101 102 ये लिख दिया। नाम में लिख दिया हमने राम और राज, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 22 और 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 बंदों की बात करी गई है, कौन कौन सो की? एक राम की बात करी हमने और एक राज की बात करी। आपसे कहा जाए राम की इन्फॉर्मेशन बताओ, तो राम एक एंटिटी है। सर जी कुछ दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? स्क्रीन सर दिख रहा है। अरे तुम प्रेजेंटेशन वाला खोलो, दिख तो रहा है। सर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। प्रेजेंटेशन वाले पे गए। अब देखो बेटा क्या करना हमें, जैसे आपसे पूछा गया है राम के बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे? राम की आईडी 101 है, नाम जो है राम है, एज 22 है, तो ये पूरा का पूरा ही तो होगी इसकी इन्फॉर्मेशन राम की, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें देखनी तो किन चीज़ों से मिलके बनी? इन 3 चीज़ों से मिलके बनी है, आईडी से, नेम से और एज से। आईडी, नेम, एज क्या है? कॉलम है, और ये पूरा का पूरा तब डिटेल आपके पास निकल कर आई। ये पूरा का पूरा आपके पास रो या टपल कहलाता है, ठीक है। और जो हमारे पास वर्टिकल है ये हमारे पास कहलाते हैं कॉलम या एट्रीब्यूट, ठीक है। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो कलेक्शन ऑफ फील्ड होता है, और टपल जो है वो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है। आपको वो भी दे दूंगा मैं, पीडीएफ भी। पुरानी तो पीडीएफ मिल गई होगी सबको, पिछली क्लासों की। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके बारे में आपको पता होना। अब देखो, जैसे आपके सिलेबस में अगर हम देखें तो सिलेबस में यही लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे इनके बारे में ही दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, टपल, रिलेशन। टपल हमने बात करी क्या होता है, रिलेशन अभी बात करी, और डोमेन जो है, डोमेन हमारे पास एट्रीब्यूट से बन के आता है, वो अभी हम बात करेंगे कैसे होता है।
ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ये सारी की भी, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की और फॉरेन की, किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि किसी भी टेबल को अब देखो कैसे लिखते हैं। जैसे अभी मैंने एक टेबल बनाई थी, मान लिया टेबल का नाम है एम्प्लॉय या ईएमपी, हमने शॉर्ट में लिख दिया। इस टेबल में एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है और एम्प्लॉय की एज है। ठीक है, ये 3 कॉलम है इसमें। तो आपके पास पेपर में कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे टेबल ही बन के आए। ठीक है, आपको वो शॉर्ट में भी लिख के दे सकता है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, देखो शॉर्ट में लिखने का तरीका ऐसा है, ईएमपी और ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हमने लिख दिया आईडी कोमा नेम कोमा एज, ये लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन का नाम बताओ, रिलेशन का क्या नाम है, और एट्रीब्यूट का क्या नाम है, एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। तो जल्दी से बताओ, रिलेशन का नाम क्या है, ईएमपी। रिलेशन का नाम, टेबल का नाम सर EMP। EMP। ठीक है, और एट्रीब्यूट के नाम है, 3 एट्रीब्यूट है, आईडी, सर आईडी, नेम और एज। एज। ठीक है, तो इस तरह से ब्रैकेट से पहले जो लिखा हुआ वो टेबल का नाम या रिलेशन का नाम होता है। ब्रैकेट के अंदर जो ये लिखे हुए उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अगर इस तरह से लिखा गया तो इसकी टेबल ऐसे बनती है यहाँ पर। अब यहाँ पर बेटा जैसे मान लिया मैंने लिख दिया 101 102, ठीक है, और यहाँ पे लिखा था मैंने राम राज 22 25। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे पूछा जाता है डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ ए रिलेशन, किसी रिलेशन की डिग्री क्या होती है। कोई बच्चा बताएगा क्या होती है डिग्री, किसी को पता है? मैथ में तो पढ़ते ही होंगे आप। सर एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मैथ में होती है, लेकिन यहाँ पर जो होती है डिग्री का मतलब होता है, ठीक है, डिग्री इज, माइक्रोफोन बंद करो बेटा, इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स, ठीक है, इन ए टेबल। किसी टेबल के अंदर या ऑफ ए टेबल, किसी टेबल में कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या कॉलम है उसको उसकी डिग्री बोलते हैं। तो ईएमपी जो टेबल है इसकी डिग्री बताओ क्या होगी, बताओ। 3 होगी, इसकी डिग्री है हमारे पास 3। दूसरी चीज होती है कार्डिनलिटी, CARDINALITY, कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशन या टेबल क्या होती है, ये होती है इज द नंबर ऑफ टपल्स। ये नोट कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा पेपर में। ठीक है, डिग्री और कार्डिनलिटी पूछने का जितने भी सेट बने हुए हैं सब सेट में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको क्या नाम जी अच्छे तरह से समझ लेना ये, ठीक है, और नोट कर लेना इनको। ठीक है, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ टपल्स, और टपल्स को और क्या बोलते हैं, रोज। ठीक है, ऑफ ए टेबल या इन ए टेबल जो भी लो। ठीक है, तो यहाँ पे इन ही लिख लो, किसी टेबल में कितने प्रेजेंट करते हैं। तो एक टेबल के अंदर कितनी कार्डिनलिटी है वो बताती है कितने टपल होंगे, और जो हमारे पास जितनी वो हैं मतलब डिग्री होगी, डिग्री का मतलब है उसमें कितने एट्रीब्यूट है। तो इस टेबल की कार्डिनलिटी बताओ क्या होगी, 2 है सर। कार्डिनलिटी होगी 2, नोट कर लो।
मैं ये लिखता हूँ, एक टेबल का नाम है जैसे स्टूडेंट, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है रोल नंबर, नेम, कोर्स, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये लिखा हुआ है। बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? 4 होगी। 4 होगी। कार्डिनलिटी क्या होगी? जीरो सर। हमें पता ही नहीं। कार्डिनलिटी तब पता होगी जब हमारे पास रो दी हुई होगी। ऐसे लिख के तो कार्डिनलिटी नहीं है, तो कार्डिनलिटी में हम लिख देंगे अभी नॉन नहीं है, नोट नॉन, ठीक है। तो इस तरह से अगर लिखा हुआ तो उस तरह से आप केवल डिग्री ही बता सकते हो, कार्डिनलिटी नहीं बता सकते। कार्डिनलिटी हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास टेबल दी हुई होती है, ठीक है। क्वेश्चन में अब ऐसा तो है नहीं कार्डिनलिटी आपसे पूछ रहा है या डिग्री पूछ रहा है तो वो टेबल ही बना के दें, और उसे दोनों चीज़ पूछनी है। तो क्योंकि टेबल बनाएगा तो टेबल बनाने में आप देखो, अगर मान लिया ऑफलाइन पेपर भी होता है तो उसमें तो तुम्हारा तो ऑनलाइन होगा वैसे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ऑफलाइन अगर पेपर होता है तो काफ़ी जगह घिर जाती है, टेबल बनाएंगे। ऐसे ही ऑनलाइन भी होगा तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है, भाई टेबल बना के दे रहे हैं। तो शॉर्ट में कैसे कर लिया जाता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछ लेगा ए टेबल नेम्ड स्टूडेंट हैज़ 4 attributes and store the information of 10 students. So what is the degree and cardinality of the table? ऐसा पूछ लिया, ठीक है। तो बात वही है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी, आपसे पूछ लिया अब डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होगी। क्या होगी इसकी डिग्री? डिग्री 4 होगी, कार्डिनलिटी 10 होगी। कार्डिनलिटी 10 होगी। इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं, ऐसे लिखे भी आ सकते हैं, टेबल बन के भी आ सकती है, छोटी सी टेबल बना के वो भी दे दी, जिसमें कार्डिनलिटी ज़्यादा बड़ी दिखानी है हमें 10 20 30, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बना के दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन की बात, ठीक है, कि डोमेन क्या होता है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि वो सिलेबस में कि आपको रिलेशनल डेटा मॉडल जो है उसमें डोमेन, टपल और रिलेशन के बारे में। तो टपल और रिलेशन हमने समझ लिया। रिलेशन का मतलब हमारे पास टेबल ही है, रिलेशन मतलब टेबल ही होता है। टपल हमारे पास रो होता है, रो से ही हमारे पास कार्डिनलिटी बनती है। ये जो डोमेन है, ये डोमेन बेटा रिलेटेड होता है एट्रीब्यूट से, यानी कॉलम से, ठीक है। डोमेन जो है कॉलम से रिलेटेड होता है। अब क्या कॉन्सेप्ट है डोमेन का? डोमेन का मतलब होता है किसी कॉलम में क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक टेबल है ईएमपी, एम्प्लॉय की एक टेबल है, और उस टेबल में लिखा है आईडी, नेम, ठीक है, और मंथ, ठीक है। तो मंथ लिख दिया और उस मंथ में कितनी प्रेजेंट है उस एम्प्लॉय की। जैसे कोई एम्प्लॉय है जिसकी आईडी 101 है, नाम उसका राम है, वो जनवरी में 18 दिन आया है, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय है 102 आईडी, उसका नाम राज है, वो जनवरी में 22 दिन आया है, ठीक है, इतनी प्रेजेंट है। ऐसे ही फरवरी मार्च वगैरह की ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास आईडी हैं, आईडी क्या हो सकती हैं? 101, 102, 103 कुछ भी हो सकती हैं। नाम एम्प्लॉय का कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंट जो है, ये प्रेजेंट जो है मिनिमम कितना हो सकता है बताओ? सर 30, 31 मिनिमम सर, मिनिमम 28। मिनिमम 0 हो सकता है, एक भी दिन ना आए, उन्होंने महीने की छुट्टी मार दी। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 31, वो डेली आ रहा है।
ठीक है, एक भी छुट्टी नहीं है। अब मंथ जो है, मंथ की वैल्यू जो है हमारे पास जनवरी से लेके क्या होगी, दिसंबर तक। इनसे अलावा तो नहीं हो सकती कोई वैल्यू। देखो नेम की कोई फिक्स वैल्यू नहीं, कुछ भी हो सकती है, हजारों लाखों नाम होते हैं दुनिया में, ठीक है, तो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मंथ यही होंगे 12 फिक्स, ठीक है। ये जो है प्रेजेंट यही होंगे 32 वैल्यूज। तो इसमें जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 12 पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी, इसके अलावा आप कुछ वैल्यू नहीं रख सकते। इसकी 32 पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसी को हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब है किसी कॉलम में क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, ठीक है, वो उसका डोमेन कहता है। मतलब एक तरह से उसकी सेट ऑफ वैल्यूज है, यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज, अलग अलग वैल्यू, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे। तो एक डोमेन की अगर हम बात करते हैं, डोमेन क्या होता है, डोमेन इज ए यूनिक सेट, ठीक है, अब कौन आया, सौरभ, यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, फॉर एन एट्रीब्यूट्स या कॉलम, ठीक है, इन ए टेबल। किसी टेबल में क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मंथ के लिए हमारे पास हो सकती हैं जनवरी से दिसंबर तक की वैल्यू, ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। कोई हमारे पास जैसे प्रेजेंट है, अटेंडेंस है, अटेंडेंस इन ए मंथ, अटेंडेंस इन ए मंथ, तो वो हमारे पास हो सकती है 0 to 31 एटसेट्रा, ठीक है। आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन आपसे आ गया कि आपने मान लिया CUT के लिए फॉर्म फिल करना, तो आपकी एज मिनिमम 15 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 20 ईयर होनी चाहिए। तो उसका डोमेन बताओ क्या होगा, एज का डोमेन, एज नाम का एक कॉलम है, उसका डोमेन आपको बताना है क्या होगा। 5 सर। 5 तो बेटा टोटल वैल्यू है, ठीक है। डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज, वैल्यूज लिखी ना, वैल्यूज है डोमेन, कितनी वैल्यू है ये नहीं है, वैल्यू क्या क्या है वो है डोमेन। बताओ क्या क्या वैल्यू होंगी। आपको फॉर्म भरना CUET का, और उसमें मान लिया कहा है कि मिनिमम एज आपकी 15 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 होनी चाहिए। 15 to 20। हाँ, मिनिमम एज जो है वो आपको दे दी 15, और मैक्सिमम एज जो है वो आपको बता दी आपकी है 20। तो आपको डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ एज। तो आपका डोमेन ऐसे लिखा जाएगा कि 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये हमारे पास होगी, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या होगी, 6 वैल्यूज हो गई हैं हमारे पास टोटल। तो डोमेन का मतलब है पॉसिबल वैल्यूज जो किसी कॉलम में आ सकती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। ये तो तुमने उसमें भी पढ़ा होगा, वो मैथ में पढ़ते हो, डोमेन और रेंज पढ़ते हो, यस सर। ठीक है। सेट थ्योरी में भी पढ़ते हो, कैलकुलस में भी पढ़ते यस हो, सर। ठीक है। सर तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी पढ़ते हैं। हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन में सेट थ्योरी, ठीक है। तो डेटाबेस में भी इसी तरह से होती हैं हमारे पास डोमेन, ठीक है। तो डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जो भी हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन। क्या डोमेन हमारे पास रिपीटेड हो सकती हैं, डोमेन की वैल्यू,
बताओ। नो सर। डोमेन की वैल्यू हमारे पास यूनिक होती है, जैसे अभी लिखवाया था, यूनिक होनी चाहिए हमारे पास, रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। रेंज क्या होती है? रेंज बताओ, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने। रेंज का मतलब, अरे रिलेशन फंक्शन में नहीं पढ़ा? अब मैथ कभी नहीं बता रहे तुम? सर मैथ नहीं है हमारे पास। अच्छा। अरे रेंज होता है कोई वैल्यू जब हम डालते हैं उससे जो हमारे पास मैपिंग बनती है फंक्शन में, वो होती है। वैसे हमारे पास देखो, अगर यहाँ पे डेटाबेस में बात करते हैं, डेटाबेस में रेंज के लिए बिटवीन की हम आगे क्लोज पढ़ेंगे, क्वेरी लगाएंगे बिटवीन ऑपरेटर यूज करके। ठीक है। तो रेंज है इसकी 15 से 20, उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है। रेंज है हमारे पास 15 से 20 और डोमेन में सारी वैल्यूज होती है। तो ये है। अब देखो बेटा, ये हमारे पास हो गया सब चीज़ें, हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि डोमेन टपल रिलेशन क्या होता है। अब ये की है, की के बारे में हम समझते हैं। आपके सिलेबस में एक की है, कैंडिडेट, प्राइमरी, अल्टरनेट और फॉरेन की। तो की के बारे में 1 बाई 1 समझते हैं। की क्या होता है? देखो, एक तो कार्डिनलिटी और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, और की से रिलेटेड क्वेश्चन भी 100% आएगा। ठीक है। ये सिलेबस जो आपको दिया हुआ है, इसमें से यहाँ से 4 क्वेश्चन तो आने हैं शुरू में ही। ठीक है। और सेक्शन ए में भी आएंगे, B1 में भी आएंगे, तो लगभग 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन की से ज़रूर आएगा। ये रिलेशनल डेटा मॉडल से आएगा एक क्वेश्चन, एक डेटाबेस कॉन्सेप्ट से आएगा, एक रिलेशनल अलजेब्रा से आएगा। ठीक है। और फिर डेटाबेस और फाइल, सब में से क्वेश्चन आएंगे। की से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है। तो की काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारी 4-5 की हैं, ये पढ़ेंगे हम। तो 2 क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। की का मतलब क्या होता है? की एक एट्रीब्यूट को ही बोलते हैं, लेकिन उस एट्रीब्यूट पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लग जाती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं उस एट्रीब्यूट की। मतलब की एक कॉलम ही होता है, लेकिन कॉलम पे कुछ अगर हम कंडीशन लगा दें, रूल लगा दें, तो वो की बन जाता है। ठीक है। तो एन एट्रीब्यूट विद स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड की। ठीक है। उसको हम की बोलते हैं। ठीक है। यानी जिस पे हमने कुछ कंडीशन लगा दी, कुछ प्रॉपर्टी लगा दी, कुछ फीचर्स लगा दिए, वो हमारे पास की कहलाता है। हाँ बेटा, यहाँ पे हमने कहा एक एट्रीब्यूट जो है हमारे पास, मतलब की जो है एक एट्रीब्यूट होता है जिस पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगी होती है, या जिसकी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं की। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लिया हमारे पास आईडी है। ठीक है। एक टेबल है जिसमें हमने लिखा आईडी, नेम, ठीक है, सैलरी, डिपार्टमेंट। ठीक है। यहाँ पे लिखा 101, 102, 103, 104। नाम लिख दिया हमने राम, राज, सैम, राम। ठीक है। यहाँ पे सैलरी लिख दी इसकी 25,000, 28,000, 30,000, ठीक है, 27,000। डिपार्टमेंट आईटी, एडमिन, आईटी, एडमिन। ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो इसकी सैलरी भी मान लिया 28,000 है। अब देखो, ये हमारे पास एक टेबल बनी है, मान लिया एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है। इस टेबल में हमारे पास 4 एट्रीब्यूट हैं।
एक है आईडी, एक नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, ये 4 एट्रीब्यूट। तो इस टेबल की डिग्री क्या होगी? 4। कार्डिनलिटी क्या होगी? 4। दोनों 4 4 होंगी इसमें, ठीक है। अब बेटा देखो, जब हम की बात करते हैं तो आप ये आईडी वाला कॉलम देखो। इस आईडी वाले कॉलम में सारे यूनिक हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सब यूनिक है। यहाँ पे राम और राम रिपीट हो रहा, यहाँ पे 28,000 रिपीट हो रही, यहाँ पे आईटी भी रिपीट हो रहा है, एडमिन भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहने लगूं कि आप मुझे बताओ राम की कितनी सैलरी है, तो क्या बताओगे? हाँ बेटा बताओ, राम की कितनी सैलरी है? बस 2 सैलरी हैं, 25 और 28। तो देखो, अगर आपसे राम की सैलरी पूछी गई तो कोई बच्चा 25 भी बता सकता है, कोई 28 भी बता सकता है। आपसे पूछा गया राम कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई बच्चा आईटी बता देगा, कोई एडमिन बता देगा। आंसर दोनों का सही है, गलत तो किसी का नहीं, लेकिन आंसर वो होना चाहिए जो यूनिक हो, सारे के सारे एक ही बताएं। तो ये की हमारे पास उस तरह से काम करेगी, तभी हम एग्जैक्ट उसी बंदे को ढूंढ सकते हैं ना जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। अगर मुझको इस राम की सैलरी पता करनी, ऊपर वाले की नहीं करनी, तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? अगर मुझे इसकी आईडी पता हो। राम इसके नाम से नहीं पता कर पाऊंगा इसकी सैलरी, इसकी आईडी से पता कर पाऊंगा। मैं कह दूं जिसकी 104 आईडी है उसकी सैलरी बताओ, सब बताएंगे 28,000 है। कोई 25,000 कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा ना, ठीक है, सब 28,000 ही कहेंगे। मैं कहूँ 104 आईडी है जिस बंदे की, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो सब एडमिन बताएंगे, कोई आईटी नहीं बताएगा, ठीक है। तो ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसा कॉलम टेबल का जो सभी एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, यानी जिसके बेस पे हम यूनिक वैल्यू फाइंड कर सकें, सबका आंसर सेम आए, तो वो हमारे पास कहलाता है यूनिक की। क्या कहलाता है? यूनिक की। उस एट्रीब्यूट को हम यूनिक की बोलते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिसमें कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो, सारी की सारी वैल्यू यूनिक हो, उसको बोलते हैं यूनिक की। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ की के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ की, तो पहली की है हमारे पास यूनिक की, ठीक है। तो ऑल द वैल्यूज, ठीक है, आर यूनिक, ठीक है। या हम कह सकते हैं नो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड इन यूनिक की एट्रीब्यूट, यानी ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें एक भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ना हो, उसको क्या बोलेंगे? यूनिक की बोलेंगे, ठीक है, जिसमें डुप्लीकेट ना हो सारे के साथ। तो ये आईडी हमारे पास क्या है? यूनिक है, तो इसको हम यूनिक की बोल सकते हैं, बना सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो अभी हम जब प्रैक्टिकली शुरू करेंगे। एसक्यूएल वाला, ये वाला हमारा एसक्यूएल का है, ठीक है। आप देखेंगे अपने सिलेबस में एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो इनके अंदर ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनको प्रैक्टिकली करना है इस वाली यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट वाली यूनिट जो है हमारे पास, तो यूनिक की का मतलब होता है जो वैल्यू हमारे पास यूनिक हो, रिपीट ना हो रही हो, ठीक है। अब मान लिया मैंने यहाँ पर एक और कॉलम बना लिया, मान लिया डेट ऑफ बर्थ बना ली, ठीक है। अब इन चारों की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। देखो, जो डेट ऑफ बर्थ या डेट जो हम लिखते हैं एसक्यूएल के अंदर, उसका फॉर्मेट ये होता है, पहले हमें ईयर लिखना होता है और 4 डिजिट में लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद हम मंथ लिखते हैं, उसके बाद हम जो है लिखते हैं डेट,
तो ये फॉर्मेट होता है, ये डेट का फॉर्मेट है। डेटाबेस के अंदर, एसक्यूएल के अंदर इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है डेट। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में पूछ लिया कि डेट कैसे लिखी जाएगी, तो डेट का ये फॉर्मेट होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो जैसे मान लें इसकी डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दी 2004-5, इसकी लिख दी हमने 1998-6-15, इसकी लिख दी 2001-5-13। ठीक है, इसकी लिख दी 2002-6-12। ठीक है, तो ये बताओ इस टेबल में यूनिक की कौन कौन सी हो सकती हैं? बताओ। सर एक आईडी और एक डेट ऑफ बर्थ वाली। एक आईडी भी हो सकती है और एक डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, ये भी तो यूनिक है, ये भी सबकी अलग अलग है। लेकिन बेटा अभी हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये यूनिक है। अगर आपने बना दी ना, टेबल बनाते वक्त इसको यूनिक लिख दिया, तो फिर अगर किसी की सेम भी होगी तो आप लिख नहीं सकते। यूनिक का मतलब है वो यूनिक ही होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मान लिया मुझको इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या इस एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो मैंने इसको खाली छोड़ दी। जिस चीज़ को खाली छोड़ देते हैं उसको बोलते हैं नल। क्या बोलते हैं? नल। और नल लिखा जाता है कैपिटल लेटर में। ठीक है, NULL। नल का मतलब है एम्प्टी। नल का मतलब होता है एम्प्टी या नोट नोन, या बोल सकते हैं अननोन। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, एम्प्टी वैल्यू है, अननोन वैल्यू है, नोट नल है। ठीक है, इस तरह से होगी, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है क्या है। ठीक है, बाद में पता चलेगी तो कर देंगे हम, अभी नहीं पता हमें क्या वैल्यू, तो उसको बोलते हैं नल। ठीक है, तो नल को यहाँ पे कैपिटल में, जिसको हम खाली छोड़ देते हैं उसको नल बोल देते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास नल वैल्यू हो गई है। मान लिया मुझको इसकी भी नहीं पता और इसकी भी नहीं पता, यहाँ पे भी नल लिख दी, तो बताओ क्या अब ये यूनिक रहा या नहीं? रहा। ठीक है, अब भी ये यूनिक रहेगा। यूनिक में हमारे पास नल को नहीं कंसीडर करते, मतलब नल हो सकता है उसमें। ठीक है, बाकी जो नोट नल वैल्यू वे यूनिक होनी चाहिए, नल कितनी भी बार आ सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान रखना ये चीज़ें कि जो यूनिक की होती है वो यूनिक वैल्यू तो होंगी, उसमें यूनिक वैल्यूज होंगी, यानी नो डुप्लीकेट बट कैन कंटेन्स नल वैल्यू। नल वैल्यूज उसके अंदर हो सकती है। ठीक है बेटा, उसमें नल वैल्यू हो सकती है। क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या यूनिक की में एक से ज्यादा नल वैल्यू हो सकती है? इज यूनिक की स्टोर मोर देन वन नल वैल्यू? बताओ, हो सकती है? यस सर। यस, हो सकती है। नल कितनी भी हो सकती है, नोट नल जो है हमारे पास वो हमारे पास यूनिक होनी चाहिए, बस उसके लिए। समझ में आ गया यूनिक की क्या होती है? किसी को कोई डाउट यूनिक की के बारे में तो पूछ लो भाई अभी। ये यूनिक की का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, दूसरा होता है प्राइमरी की का। ठीक है, प्राइमरी की ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास, प्राइमरी की। ठीक है, जब भी आप टेबल बनाओगे ना,
तो टेबल में आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्राइमरी की लगभग हर टेबल पे हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। अभी प्रैक्टिस के लिए हम बनाए या ना बनाए, लेकिन जब इंडस्ट्री में जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, कहीं भी किसी में, तो बिना प्राइमरी की के हम कोई टेबल नहीं बनाते, ठीक है। एक्चुअल में प्रैक्टिस के लिए तो आप बनाओ ना बनाओ वो तो आपकी मर्जी, लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है, जब हम कंपनी में प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वहाँ कोई भी टेबल बिना प्राइमरी की के नहीं बनेगी, ठीक है। अगर कोई टेबल हमने बना दी प्राइमरी की के बगैर तो वो वीक हो जाएगी, उसको वीक एंटिटी के नाम से बोलेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो किसी दूसरे की हेल्प से फिर काम करेगी, वो अपने इंडिपेंडेंटली उस पर हम डेटा सर्च नहीं कर सकते। डेटा जो भी हमारे पास सर्च होता है कहीं किसी भी टेबल से, तो वो प्राइमरी की हेल्प से ही होता है, ठीक है। प्राइमरी की किसी भी एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देती है, मतलब इसकी हेल्प से आप किसी भी टेबल में कोई सी भी वैल्यू, एग्जैक्ट वही वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आज सबका आंसर सेम ही निकलेगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, मतलब यूनिक आंसर आएगा, ठीक है। तो प्राइमरी की कैन आइडेंटिफाई, कैन क्या, ये लिख देते हैं, प्राइमरी की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई all the attributes of a table या रिलेशन, ठीक है। इसके प्रॉपर्टी क्या होती हैं प्राइमरी की? तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ये डुप्लीकेट नहीं होगी। अगर डुप्लीकेट होगी तो आप नहीं निकाल सकते यूनिकली। यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करना, इसका मतलब होंगी ऑल वैल्यूज आर यूनिक, सारी की सारी वैल्यू यूनिक। दूसरा होता है नॉट नल, ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती। प्राइमरी की और यूनिक की में यही डिफरेंस है कि यूनिक की में नल वैल्यू हो सकती है, प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं हो सकती, एक भी नल नहीं हो सकती। यूनिक की में कितनी भी नल हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की में एक भी नल नहीं होगी, ठीक है। नॉट ए सिंगल नल वैल्यू, इसमें एक भी नल। तो जैसे हमारे पास पिछले वाली टेबल थी, उसमें बताओ प्राइमरी की क्या होगी, केवल आईडी ही होगी, ठीक है, आईडी ही प्राइमरी की होगी उसमें। जबकि यूनिक की हमारे पास उसमें आईडी भी हो सकती थी, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती थी, ठीक है। पिछली स्क्रीन पे जो टेबल बनाई थी हमने, उसमें यूनिक की तो हमारे पास आईडी भी बन सकती थी और डेट ऑफ बर्थ भी बन सकती थी, लेकिन प्राइमरी की हमारे पास केवल आईडी ही होगी। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। कितनी प्राइमरी की हो सकती है एक टेबल में? एक, ठीक है। और यूनिक की कितनी भी हो सकती है, क्या पता सारे के सारे यूनिक हो, ठीक है। जो आपने टेबल में डेटा डाला वो सबका ही अलग अलग हो। भाई आपकी क्लास में बच्चे पढ़ रहे, सबके नाम अलग है तो नाम भी यूनिक हो गया। सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है तो डेट ऑफ बर्थ भी यूनिक होगी, ठीक है। तो सबके मोबाइल नंबर अलग है, मोबाइल नंबर भी यूनिक हो गया। ईमेल आईडी अलग है, ईमेल आईडी भी यूनिक हो गई। तो हमारे पास जो है वो यूनिक कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइमरी की जो है हमारे पास एक ही हो सकती है। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, बट जो यूनिक की कैन हैव वन और मोर यूनिक की।
यूनिक की हमारे पास एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी और यूनिक की एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपसे एक टेबल मैंने यहाँ लिख दी, EMP, ID, नेम, एज, ईमेल, ठीक है, और मोबाइल, ये है। तो आप इसमें से बताओ बेस्ट सुटेबल प्राइमरी की क्या होगी और यूनिक की क्या होगी, बताओ। प्राइमरी की क्या होगी बेटा इसमें? सर आईडी। सर आईडी तो होगी, आपसे ईमेल कहा होगी, जाए इसमें मोबाइल। प्राइमरी की बनाओ तो आईडी को बनाओगे। यूनिक की? सर आईडी, ईमेल, मोबाइल। आईडी, ईमेल, मोबाइल, ठीक है भाई। किसी बंदे ने ईमेल आईडी नहीं बना रखी, तो नहीं बना रखी तो उसकी नल भी छोड़ दे सकते हैं, बाद में बना लेगा। अभी ज्वाइन करा उसने, मान लिया 4th क्लास एम्प्लॉय है, उस पे बेचारे पे कंप्यूटर वगैरह नहीं आता चलाना, ठीक है, तो उसने ईमेल अभी नहीं बनाई तो उसकी हमने खाली छोड़ दी। किसी पे मान लिया मोबाइल नंबर नहीं है अभी, ठीक है, अब वो बाहर से आया है, यहाँ का नंबर नहीं लिया उसने, तो भी हमने खाली छोड़ दिया, बाद में डाल देंगे। हो सकते हैं अगर मान लिया उन्होंने ये भी डाल दिया तो इनमें से भी कोई भी आप प्राइमरी की बना सकते हो। अगर सबकी ईमेल आईडी भी है, सबका मोबाइल नंबर भी, आईडी तो होगी सबकी, तो कोई से को भी आप प्राइमरी की बना सकते हो। लेकिन मोस्ट सुटेबल या बेस्ट सुटेबल आपसे बोला गया तो फिर आईडी होगी। आईडी तो हमेशा यूनिक रहेगी रहेगी, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऐसे भी हो सकती है। मान लिया मोबाइल नंबर दो बंदों ने एक ही कर दिया, चलो हाँ सही है, तो जैसे फैमिली का दे दिया, फैमिली के दोनों बंदे काम कर रहे, सेम ही लिखवा दिया, तो फिर वो हमारे पास प्राइमरी नहीं हो सकता, फिर वो यूनिक भी नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे कि वो अलग अलग हो सकते हैं। नेम भी और एज जो है ये हमारे पास रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एज के तो बहुत सबसे ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस होंगे, तो एज को तो हम लेंगे नहीं। नेम भी रिपीट हो जाते हैं तो उसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आंसर हो जाएगा इसमें। ये आईडी प्राइमरी की बन जाएगी, क्योंकि एक को ही बना सकते हैं तो एक ही लिया हमने, बेस्ट ये रहेगी। और यूनिक की इनमें से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये होगी हमारे पास यूनिक की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बेटा हमारे पास है एक कैंडिडेट की का, और एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास फॉरेन की का, ठीक है। आपके सिलेबस में फॉरेन की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की और दिए हुए हैं। प्राइमरी हमने पढ़ ली, कैंडिडेट है, अल्टरनेट है और फॉरेन की है। इनके बारे में और समझते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कैंडिडेट की। आप सब जानते ही हैं कि इलेक्शन होते हैं एरिया में, एमसीडी के भी इलेक्शन होते हैं, गांव के प्रधान के भी इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री के भी होते हैं, ठीक है, एमपी एमएलए के इलेक्शन होते हैं, जिला पंचायत के इलेक्शन होते रहते हैं सब, ठीक है। तो इलेक्शन में जब पर्चा भरा जाता है तो कैंडिडेट खड़े होते हैं, ठीक है भाई। आपके एरिया में मान लिया 10 कैंडिडेट खड़े हो गए, ठीक है, इलेक्शन में, तो सब अपना अपना प्रचार करते हैं, सब अपनी अपनी बताते हैं कि मैं क्या करूँगा भाई, अगर मैं जीत गया तो ये करेंगे, सब अपना पोर्टफोलियो, मैनिफेस्टो ये सब बताते हैं। तो उसके बाद जो है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट में कौन जीतता है? एक ही जीतेगा? कोई 10 बंदे खड़े हुए थे तो 10 के 10 तो जीतेंगे नहीं ना, 2 जीतने के जीतेगा कोई एक ही, ठीक है। फाइनल में हमारे पास एक ही आना है। तो क्या हुआ बेटा? तो बेटा कैंडिडेट की वो की होती है ऐसी की जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हो। भाई कैंडिडेट जो खड़े थे वो सारे के सारे एलिजिबल थे, तभी तो उन्होंने टिकट भरा, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी मांगी थी वो तो सब है, लेकिन जनता ने किसी एक को चुना जो उनको सही लगा। तो ऐसे ही आपके पास टेबल में
काफ़ी एक से ज़्यादा आपके पास ऐसे एट्रीब्यूट या कॉलम हो सकते हैं जो यूनिक भी हों और उनमें नल भी वैल्यू ना हो। तो जो यूनिक हो और नल ना हो जिनमें वो प्राइमरी की बन सकता है, लेकिन आप बनाओगे तो किसी एक को ही। जैसे मान लिया आईडी भी है, ईमेल भी है, मोबाइल भी है, सभी बंदों ने दे दिए और सबके अलग अलग है, तो फिर तो कोई से को भी बना दो आप प्राइमरी, लेकिन बनाना किसी एक को है। तो जो हमारे पास कैंडिडेट की वे होती हैं जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हो, यानी जो प्राइमरी की के फीचर्स हैं वो फीचर्स उनके भी हैं, वो भी नोट नल हैं, वो भी यूनिक है, लेकिन वो प्राइमरी नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी उनमें से कोई एक बनेगा। तो कैंडिडेट की, ठीक है, ये एक से ज़्यादा भी होती हैं, हो सकती हैं। आर द एट्रीब्यूट, कैंडिडेट कीज आर द एट्रीब्यूट्स of a table which are eligible to become primary key। ठीक है, ऐसे एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हैं आर कॉल्ड कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की इज द मिनिमल सेट ऑफ सुपर की। कैंडिडेट की एक ये भी डेफिनेशन है, सुपर की हम आगे पढ़ेंगे, कि कैंडिडेट की जो है मिनिमल सेट होता है सुपर की का। ठीक है, सुपर की होती है एक, ठीक है, उसका मिनिमल सेट। तो दो डेफिनेशन मैंने बता दी इसकी, एक तो ऐसी एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हो उनको कैंडिडेट की बोलते हैं, या मिनिमल सेट ऑफ सुपर की को भी हम कैंडिडेट की बोलते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय है जिसमें आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर और ईमेल लिखा हुआ है, तो बताओ इसमें से कैंडिडेट की क्या हो सकता है? आईडी। आईडी तो प्राइमरी भी हो सकता है। मान लिया हमारे पास इसमें से आईडी जो है, मोबाइल जो है और ईमेल जो है वो यूनिक है एंड नॉट नल है, ना तो इनमें नल वैल्यू है ना ही इनमें डुप्लीकेट वैल्यू है। तो बताओ कौन सा होगा? हैं? तो ये तीनों ही हैं, आईडी, मोबाइल और ईमेल, ये तीनों ही हमारे पास कैंडिडेट की हैं। ये तीनों ही यूनिक की, जो कैंडिडेट की होंगी वे यूनिक जरूर होंगी। ठीक है, ये आईडी और मोबाइल और ईमेल ये यूनिक भी हैं। ठीक है, इनमें से प्राइमरी की क्या होगी हमारे पास? आईडी होगी। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी। एक की होती है बेटा अल्टरनेट की, जैसे उसमें लिखा हुआ था ना अल्टरनेट भी आप सर, इसे, हाँ सर ये प्राइमरी की हमने सिर्फ आईडी को क्यों लिया है ये बता दीजिए। बेटा, कोई से को भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन जैसे इलेक्शन में मैंने बताया, मान लिया 10 कैंडिडेट खड़े हुए, तो आप किसी को भी वोट दे सकते हो, लेकिन जो आपको सबसे अच्छा लगता है आप उसको वोट दे देते हो, एक को ही तो देनी। तो इनमें से आप किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन आप फ्यूचर से देखेंगे कौन अच्छा काम करेगा। भाई फ्यूचर में कितने भी एम्प्लॉय हो जाए आपकी कंपनी में, कभी आईडी किसी की सेम नहीं होगी, आईडी सबको यूनिक ही मिलेगी। क्या पता मोबाइल किसी का हो, ईमेल ना हो, तो हमने फ्यूचर के रेस्पेक्ट में देखा, जो आपको इनमें सबसे बेस्ट लगे उसको आपने प्राइमरी बनाना। ठीक है, ओके सर। किसी को भी बना सकते हो। यहाँ पे लिखा ना कि इनमें से ही प्राइमरी की बनेगी जो कैंडिडेट की होंगे, ये सारे के सारे प्राइमरी बनने के लिए एलिजिबल है, लेकिन इनमें से किसी एक को आप प्राइमरी बना लेंगे। जो आईडी आपने प्राइमरी बना ली, अब बची कौन कौन? मोबाइल और ईमेल। तो ये मोबाइल और ईमेल जो है ये आपकी क्या कहलाएंगी? अल्टरनेट की। अल्टरनेट की को हम सेकेंडरी की भी बोलते हैं, सेकेंडरी की या अल्टरनेट की। ठीक है, इज द की दैट हैज नॉट
been selected to be the primary key but are candidate की। ऐसी कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बन पाई, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो इलेक्शन हार गए, ठीक है, इलेक्शन में एक जीत गया और बाकी 9 हार गए, तो वो 9 क्या बन गए, अल्टरनेट हो गए, वो विपक्ष में बैठेंगे, सेकेंडरी हो गए, ठीक है। जो हमारे पास जीत गया वो प्राइमरी बन गया, ठीक है, जो बाकी बचे वो अल्टरनेट बन गए, ठीक है। तो ऐसी कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बन पाई, ठीक है, वो अल्टरनेट की कहलाएगी, और जो कैंडिडेट की प्राइमरी बन गई वो प्राइमरी। कैंडिडेट की में से ही प्राइमरी बनेंगे, कैंडिडेट में से ही सेकेंडरी बनेंगे, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कैंडिडेट में से बनेंगे, वो सारी की सारी कैंडिडेट की यूनिक की होती ही होती है, ठीक है। समझ आई बात? तो सर कोई भी एक यूनिक की सर प्राइमरी की होती है? नहीं, यूनिक की प्राइमरी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यूनिक की में नल भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन कैंडिडेट और प्राइमरी यूनिक जरूर होंगे। यूनिक की में नल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन कैंडिडेट या प्राइमरी या अल्टरनेट इनमें नल नहीं आएगा, इनमें किसी में भी नल नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। तो हमारे पास ये होगी, हमारे पास प्राइमरी की, सेकेंडरी की, अल्टरनेट की और यूनिक की हमने ये पढ़ी कैंडिडेट की। अब हमारे पास 2 की और है, एक तो ये सुपर की क्या होता है और एक फॉरेन की क्या होता है, इनका कॉन्सेप्ट और हमें पढ़ना है, किस तरह से ये काम करते हैं। सुपर की और फॉरेन की, फॉरेन की 2 टेबल पे काम करती है, सिंगल टेबल पे उसका मतलब नहीं है। कैसे हम किसी टेबल में पता कर सकते हैं कितनी कैंडिडेट की होंगी? प्राइमरी तो पता कर लिया हमने कि एक ही होंगी, कैंडिडेट कितनी हो सकती हैं वो हमें देखना होगा, ठीक है। वो हम उसका एक फॉर्मूला समझेंगे, उस तरह की पोस्ट कैसे होंगे। पहले आपको इनके बारे में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो हम वो कल पढ़ेंगे, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, पहले रिवाइज कर लेना सारी की। इनका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे कम से कम एक की के बारे में, ठीक है। कैंडिडेट, प्राइमरी, अल्टरनेट या फॉरेन आने इनमें से ही है, ठीक है। इन्हीं की के बेस पे हमारे पास प्रैक्टिकल चलेंगे, प्रैक्टिकल हम पढ़ेंगे, ये करने के बाद प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, रिलेशनल अलजेब्रा बाद में समझेंगे जब प्रैक्टिकल करते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।